नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जहांगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपूतली। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो आपका पेपर 3 है, उसके अंतर्गत शक्ति संतुलन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि शक्ति संतुलन सिद्धांत है क्या, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी क्या है, बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ऐसी केंद्रीय अवधारणा है। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ऐसी केंद्रीय अवधारणा है जिसका अभिप्राय है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति को दो पक्षों में, दो पक्षों में लगभग समान रूप से बांटा जाए, या विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या राज्य या कोई एक देश अन्य पक्षों या दूसरे राज्यों पर हावी न हो, यानी कि आपस में साम्य की स्थिति बनी रहे, संतुलन की स्थिति बनी रहे। ठीक है। वह कोई भी राज्य या वह जो है इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे राज्य पर हमला करे, उसे दबाने का प्रयास करे या अपनी इच्छा लादने की कोशिश करे या उसे हराने में समर्थ हो जाए। ऐसा नहीं हो, यानी कि आपस में शक्तियां इस प्रकार से हों कि जो है एक दूसरे पर कोई भी जो है ना तो आक्रमण करने का प्रयास भी करे तो सामने वाले से डरे भी, यानी कि यदि उसकी सामने वाले की शक्ति बराबर होगी, लगभग बराबर होगी, तो उसे झिझक होगी कि उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा मेरा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी पक्ष इतना अधिक शक्तिशाली न हो पाए कि वह दूसरे पक्ष पर हमला कर दे, उस पर कब्जा कर ले या उसे दबाने या उसकी पर अपनी जबरदस्ती या इच्छा ला देने की कोशिश करे या उसे हराने का प्रयास करे, ऐसा या हराने में समर्थ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार, यानी कि हम एक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं कि एक तराजू को, जो उसको आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक दाहिना पलड़ा एक बायां पलड़ा, दो पलड़े होते हैं, जिसमें हम एक तरफ जैसे कि तराजू में बांट रखते हैं और एक तरफ सामान तोलते हैं, तो तराजू के दो पलड़े हो गए। तो तराजू के दो पलड़ों के समान ही जो राज्यों का ऐसे भार होना चाहिए कि दोनों पल्लों को, जो हम यदि खाली उस पल्लों में कुछ नहीं रखा तो दोनों पल्लों को हम यदि उसको पकड़ करके उठा करके देखते हैं तो दोनों पल्ले कैसे हैं, बिल्कुल समान है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत समानता की स्थिति हो, बैलेंस बना रहे, तो जिस प्रकार तराजू के दोनों पल्ले समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार साम्य व्यवस्था विभिन्न राज्यों में समझौतों द्वारा बनी रहनी चाहिए। संधि या समझौतों द्वारा विभिन्न राज्यों में ऐसी साम्य व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। शक्ति संतुलन का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि शक्ति चाहे उसे रक्षा के साधन के रूप में प्राप्त की हो या अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा बन जाती है, यानी शक्ति चाहे उसने रक्षा के साधन के रूप में प्राप्त की हो, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए क्या बन जाती है, खतरा बन जाती है, जब इसे रखने वाला राज्य अपने को संभावित शत्रु से अधिक शक्तिशाली होने का अनुभव करने लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं उस शस्त्र का दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है। तो इसके पीछे, शक्ति संतुलन सिद्धांत के पीछे जो प्रेरक जो विचार है वो यह है कि यदि राष्ट्रों के समुदाय में कोई राज्य प्रभुत्व पूर्ण स्थान प्राप्त कर ले या प्रभु सत्ता प्राप्त कर ले, तो यह स्पष्ट रूप से शेष विश्व के हितों व कल्याण का क्या बन जाएगा, एक तरह से संकट बन जाएगा। शेष विश्व के हितों एवं कल्याण के लिए संकट बन जाता है। जैसे कि कोई एक शक्तिशाली बन गया
तो वो क्या करेगा, दूसरे छोटे राज्यों को या दूसरे जो है विरोधी जो उसके हैं उन पर आक्रमण करेगा, उन्हें आए दिन जो है परेशान करेगा, सताएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो संकट नहीं बन करके उनके लिए वो कैसा होना चाहिए, सहायक वो कल्याणकारी होगा, तो उनको आगे उनका उत्थान करने के लिए हमेशा सपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए, ताकि वो भी अपने बराबर में आ जाए। यदि शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति गड़बड़ होगी, यानी कि अनबैलेंस की स्थिति यदि आएगी, तो जो है अव्यवस्था पूरे विश्व में फैल सकती है। पहले भी जैसे कि असंतुलन की स्थिति में हमें जो 2 विश्व युद्ध झेलने पड़ गए थे, असंतुलन की स्थिति थी। और क्या था कि एक तरफ कुछ शक्तिशाली हो गए, दूसरी तरफ कमजोर, उन पर आक्रमण कर दिए थे। जैसे कि जर्मनी के ने जो है शक्ति प्राप्त कर ली और पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ। तो ये, और जब बैलेंस यदि बराबर होता है तो जो है कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लगभग जैसे कि चाहे शीत युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ जो है दोनों के मध्य आपस में वाक युद्ध चला, और कई बार ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जो है पता नहीं कब जो है तृतीय युद्ध छिड़ जाए, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाए। लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाई, क्योंकि दोनों को यह भय भी था कि दोनों शक्तिशाली थे उस समय की स्थिति में। तो दोनों को यह भय था कि जो है क्या पता उसकी जो है शक्ति ज्यादा हो, मेरी शक्ति, तो ये डर था। तो ये एक बैलेंस जो है होता। तो विश्व में इसी प्रकार के बैलेंस की आवश्यकता है। तो ये जो आपस में शक्तियों का जो बैलेंस है, अपनी अपनी मजबूत स्थिति का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, साम्य है, ये जो है बहुत ही आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और वो दूसरों के लिए, दूसरे देशों के हितों के लिए या कल्याण के लिए संकट यदि बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दूसरे जो राष्ट्र हैं, जो कमजोर हैं, वो भी क्या शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। राष्ट्र जो है क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी कर देते हैं, ताकि वस्तु स्थिति को परिवर्तित किया जा सके, यानी कि उसके बराबर भी हम जो है हो सकें, यानी कि वो हथियारों का और उनका जो है एकत्रीकरण चालू कर देते हैं, तथा सापेक्ष स्थायित्व जो है प्राप्त किया जा सके। इस उद्देश्य से वो जो है कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने अनुकूलतम स्थितियां बनी रहें, ये उनका प्रयास रहता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस संतुलित ढांचे का निर्माण होता है, उसे ही शक्ति संतुलन कहते हैं। यह राष्ट्रों के मध्य की वह स्थिति है जिसमें शक्ति विभिन्न राष्ट्रों में लगभग बराबर मात्रा में बटी रहती है। इस प्रकार शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, अर्थात बैलेंस ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी स्थिति का द्योतक है या ऐसी स्थिति का परिचायक है जिसमें राज्यों के मध्य शक्ति संबंध लगभग बराबरी के आधार पर होते हैं। राज्यों के मध्य शक्ति संबंध लगभग बराबरी के आधार पर होते हैं। स्थिति के रूप में यह राज्यों में शक्ति का समान वितरण है। स्थिति के रूप में देखा जाए तो यह क्या है, राज्यों के मध्य शक्ति का एक तरह से समान वितरण है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति, यह प्रक्रिया, यह नीति प्रणाली है बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें किसी एक राज्य के वर्चस्व को समाप्त करने का संकल्पित प्रयास किया जाता है, और प्रणाली के रूप में ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत राज्यों के द्वारा परस्पर क्रिया का लक्ष्य प्रभुत्व स्थापित करना न होकर के क्या होता है, सामान्य संतुलन प्राप्त करना होता है। यानी कि राज्य जो है क्या करते हैं कि दूसरे राज्य के बराबर आने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर राज्य का प्रभुत्व स्थापित न हो, इसलिए सामान्य संतुलन प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया जाता है। 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक
यूरोप के संबंध में ब्रिटेन की जो नीति रही वो शक्ति संतुलन की नीति रही थी। यानी कि 16वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप के संबंध में ब्रिटेन की नीति किसकी थी? शक्ति संतुलन की नीति। शक्ति संतुलन की नीति का एक तरह से देखा जाए तो प्रमुख उदाहरण भी है वेस्टफैलिया की संधि। वेस्टफैलिया की संधि हुई थी 1648 में। वेस्टफैलिया की संधि 1648 में हुई। और फ्रांस की क्रांति, जिसको कि आप जानते हो, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। एक बहुत ही क्रांति के जिसमें शासन परिवर्तन आसानी से हो गया। फ्रांस की क्रांति 1789 हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 और वेस्टफैलिया की संधि 1648 के बीच का जो समय है, दोनों के बीच का जो समय है, यानी 1648 से और 1789 के बीच का जो समय है, वो शक्ति संतुलन का प्रथम स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, गोल्डन एरा ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। कौन सा काल? यानी कि 1648, जब वेस्टफैलिया की संधि, उस समय से लेकर के और रूस की क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति 1789 के बीच का समय। इसी प्रकार 1815 से और 1914, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1914 से पूर्व और 1815 के बाद का जो टेन्योर है, जो कार्य अवधि है, जो कार्यकाल है, या जो बीच का जो समय है, उस समय को दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका? बैलेंस ऑफ पावर का, शक्ति संतुलन सिद्धांत का। यानी कि शक्ति संतुलन की ऐसी सैम स्थिति लगभग बनी रही। कब? पहली बार तो कब जो है अच्छी तरह बनी रही 1648 से और 1789 के बीच में, और दूसरी बार जो 1815 से और 1914 तक बनी रही। लेकिन 1914 में ऐसी स्थिति आई कि शक्ति संतुलन जो है अत्यधिक गड़बड़ा गया, और जिसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि संपूर्ण विश्व में अराजकता फैल गई, यानी कि और प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अतः कह सकते हैं सार रूप में कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति पर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति पर आधारित सिद्धांत है, जो शक्ति के समान वितरण द्वारा साम्य व्यवस्था स्थापित कर के स्थिरता एवं शांति के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर के शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है वो साम्य व्यवस्था स्थापित करने का जो सदैव प्रयास करता है, और ताकि विश्व में या वैश्विक व्यवस्था में, ग्लोबल सिस्टम में जो है स्थिरता और शांति बनी रह सके। इसलिए शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अब शक्ति संतुलन के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी हैं। तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्निहित मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो इस संदर्भ में हम एक विद्वान है प्रोफेसर क्विंसी राइट। तो प्रोफेसर क्विंसी राइट ने शक्ति संतुलन सिद्धांत में निहित 5 मान्यताओं का उल्लेख किया है। कितनी? 5 मान्यताओं का उल्लेख किया है। ये पहली, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा उपलब्ध शक्ति एवं साधनों के आधार पर करता है। यानी कि किसी राष्ट्र के पास जो उपलब्ध शक्ति संसाधन हैं, उनके आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का सतत प्रयास करता है, और इसके लिए आवश्यकता होने पर वह युद्ध भी कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध करने के लिए भी वो तत्पर होता है, युद्ध करता है। दूसरी मान्यता यह है किसी राइट के अनुसार कि जब तक राष्ट्रीय हितों को खतरा नहीं होता, यानी कि जब तक किसी देश के राष्ट्रीय हितों को खतरा नहीं होता, तब तक सभी राष्ट्र यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यथास्थिति यानी कि वास्तविक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं कि जैसी स्थिति है उसकी बनी रहे। जब तक, कब तक? कि जब तक किसी राष्ट्र के हितों का कुछ खतरा नहीं होता। खतरा किससे? दूसरे राष्ट्रों से या किसी प्रभुत्वशाली राष्ट्र से खतरा नहीं होता, तथा विश्व में या विश्व राजनीति में सक्रिय भाग वो नहीं लेते हैं। नंबर 3 कि संतुलन की अवस्था आक्रमणकारी राज्य को आक्रमण से रोकती है। संतुलन की अवस्था का काम क्या है? कि संतुलन की अवस्था यदि है
तो क्या होगा कि आक्रमणकारी जो राज्य है, जो आक्रांता जो राज्य है, वो दूसरे या कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कमजोर राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र यदि साथ हैं या वो खुद राष्ट्र भी या खुद राष्ट्र जो है उस राष्ट्र के बराबर उसने शक्ति अर्जित कर ली है, साम्य अवस्था में यदि वो खड़ा है, बराबर है, तो उस पर आक्रमण करने से वो डरता है, इसलिए आक्रमण करने से उसे रोकती है। और यदि आक्रमण हो भी जाए, यदि आक्रमण हो भी जाए तो आक्रमण होने पर आक्रांता राष्ट्र यानी कि जिस पर आक्रमण किया गया है वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। ठीक है। नंबर 4, कूटनीतिक शक्ति के आधार पर या कूटनीतिक शक्ति संबंधों के आधार पर चतुराई पूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्ण यानी कि मानसिकता से बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी विदेश नीति तय करते हैं। यानी कि राज्य या देश जो है हम कहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कूटनीति का प्रयोग करते हैं। और कूटनीति यानी कि जिसमें कुटिल नीति भरी हो, चतुराई भरी नीति भरी हो। राजनयिक जो संबंध जो स्थापित किए जाते हैं राज्यों के मध्य, वो कूटनीतिज्ञों द्वारा ही किए जाते हैं। कूटनीतिज्ञ जो है अपने बातों के हेर फेर में सामने वाले को ऐसा फंसा लेते हैं ताकि वो सामने वाले से अपनी बातें मनवा लें, अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए दूसरे राष्ट्र को जो है वो राजी कर लें। ये कूटनीति कहलाती है। तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक शक्तियों का सहारा लिया जाता है। तो कूटनीतिक शक्ति संबंधों के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी विदेश नीति को तय करते हैं। नंबर 5, राज्यों की शक्ति का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जा सकता है। राज्यों की शक्ति का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य के बारे में अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो ये 5 मान्यता है शक्ति संतुलन सिद्धांत की जो है किन्सी राइट ने बताई है। कौन कौन सी? कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा उपलब्ध शक्ति और साधनों के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र करता है और इसके लिए आवश्यकता होने पर युद्ध भी करता है। नंबर 2, राष्ट्रीय हितों को खतरा नहीं हो। जब तक राष्ट्रीय हितों को खतरा नहीं हो तब तक सभी राष्ट्र क्या करते हैं? यथास्थिति को बनाए रखने का सदैव प्रयास करते हैं, विश्व राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेते। नंबर 3, शक्ति संतुलन की अवस्था आक्रमणकारी राज्य को आक्रमण से रोकती है और आक्रमण होने पर आक्रांता राष्ट्र अपनी रक्षा कर सकता है। नंबर 4, कूटनीतिक शक्ति संबंधों के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं या विदेश नीति को तय करते हैं। नंबर 5, राज्यों की शक्ति का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य के बारे में अनुमान भी लगाया जा सकता है। ये 5 मान्यताएं हैं जो शक्ति संतुलन सिद्धांत की हैं। नमस्कार, आगे अध्ययन हम कल करेंगे।